गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आया हूँ ओशन करंट टॉपिक क्लास 11th एनसीईआरटी का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और स्कूल से एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आना फिक्स रहता है। इस टॉपिक से आपको मैप का क्वेश्चन दिख जाएगा। जैसे कि मैप में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा कोल्ड करंट है, उसके बाद कौन सा आपका वार्म करंट है। ठीक है, तो कोल्ड करंट वार्म करंट समझेंगे यहाँ पर, और समझेंगे हम लोग कि ओशन करंट किसे कहते हैं। देन फिर देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है ओशन करंट का और कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग हैं। तो जो टॉपिक हमारा रहेगा ओशन करंट में, इसमें हम डेफिनेशन पहला पॉइंट, देन इसके टाइप ऑफ फोर्स देखेंगे, करंट कौन कौन से इफेक्टिंग करते हैं वो देखेंगे, और इसके कुछ टाइप्स देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओशन करंट किसे कहते हैं। तो ओशन करंट मेनली क्या होता है, जो कि एक रेगुलर वॉल्यूम में होता है। पहला पॉइंट, एक डेफिनाइट पाथ में होता है और इसका डायरेक्शन डेफिनाइट रहता है। यानी कि आप क्या देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका पानी है, ठीक है, कि आपका ये पानी है और पानी यहाँ पर ऐसे फ्लो कर रहा है। यानी कि जब आपका विंड इस वाटर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा, या जब करंट एक पर्टिकुलर पाथ में फ्लो करता है, तो उसे हम लोग ओशन करंट का नाम देते हैं। ठीक है, ये हमने समझा। और ओशन करंट के लिए दो फोर्सेस जिम्मेदार है। इसको हम प्राइमरी फोर्स और सेकेंडरी फोर्स कहते हैं। प्राइमरी फोर्स वे होते हैं जो कि वाटर के मूवमेंट को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी फोर्स हमारा क्या कह सकते हैं हम लोग कि बेसिकली विंड को हम लोग क्या है, विंड को प्राइमरी फोर्स कह सकते हैं, क्योंकि पानी का जो बहाव है, फ्लो है, वो विंड के थ्रू होता है। सेकेंडरी वेव उसे कहते हैं जो कि हमारे वाटर के फ्लो को, ओशन करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। वैसे फैक्टर जो हमारे ओशन करंट के फ्लो, यानी हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ ओशन करंट को कंट्रोल करता है, उसे सेकेंडरी फोर्स कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अब प्राइमरी फोर्स कौन कौन से हैं जो कि अफेक्टिंग करते हैं या कंट्रोल करते हैं ओशन करंट को। पहला है सोलर एनर्जी। ये बहुत ही बेसिक है कि जो सन का एनर्जी है, रेडिएशन है, ये कैसे अफेक्टिंग करता है ओशन करंट को। मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ, ठीक है, ये अर्थ हो गया, ये हमारा सन हो गया, सन का ये रेडिएशन हो गया, और फिर क्या देखेंगे कि ये इक्वेटर हो गया। अब जानते हैं कि सन का जो इम्पैक्ट होता है वो बिल्कुल नज़दीक इक्वेटर के होता है, बिल्कुल सीधा इक्वेटर पर इसका टेम्परेचर हाई होता है। और जब ये जाएगा पोल की ओर, इसकी रे स्लैंटिंग हो जाएंगी, यानी तिरछी किरणें पड़ेंगी। तिरछी किरणें होने के कारण से यहाँ पर आपको टेम्परेचर कम दिखाई देगा पोल रीजन में। और जो आपका रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, यहाँ आपको टेम्परेचर हाई दिखाई देता है। अब जहाँ टेम्परेचर हाई होगा, अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर हाई है इन रीजन में, तो फिर क्या होगा कि टेम्परेचर हाई होने के कारण से एवोपरेशन होगा। एवोपरेशन अगर हाई होगा तो जो इस वाले रीजन में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर, इक्वेटर रीजन में, यहाँ विंड ऊपर उठेंगे। यहाँ विंड क्या है आपकी ऊपर उठती है, और पानी यहाँ गर्म रहता है, यहाँ पानी ठंडा रहता है। यानी कि आपका टेम्परेचर जो है वाटर को वार्म होने में, कोल्ड होने में इसका मेन रोल इसका होता है। जिस कारण से जो कोल्ड रीजन है वहाँ से पानी नीचे आएंगे और वार्म रीजन से पानी ऊपर की ओर जाएंगे। ऐसा मैं कैसे कह रहा हूँ आप समझिए थोड़ा और पॉइंट को, कि मान लीजिए हमारा एक लाइन है, ये जो बीच का लाइन है इसे हम इक्वेटर मान चलते हैं, जो ये रीजन है इसे हम पोल मान के चलते हैं। हम क्या जानते हैं कि इक्वेटर वाले रीजन पर टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है कंपेयर टू पोल। यहाँ पर क्या है कि जो विंड है ऊपर ज़्यादा होगा, ऊपर हाइट ज़्यादा होगा, यानी विंड पर जो ओशन इक्वेटर पर हैं उनका हाइट ज़्यादा होगा। हाइट ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सूर्य ताप कारण से, इंसुलेशन के कारण से इवोपरेशन ऊपर उठेगा तो हाइट ज़्यादा होता है। यहाँ पर सूरज कम होगा, यहाँ आपका टेम्परेचर कैसा होगा, आपका टेम्परेचर यहाँ काफ़ी कम होगा। टेम्परेचर कम होने के कारण से, उस धूप कम आने के कारण से, रेडिएशन कम आने के कारण से आपके पोलर वाले रीजन में
इवोपरेशन नहीं होता है, तो क्या देख रहे हैं आप, स्लोप आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी क्या है कि इक्वेटर से जो विंड ऊपर उठेगा या जो आपका वार्म करंट ऊपर उठेगा इक्वेटर से, ये नीचे की ओर जाएगा। कहाँ की ओर जाएगा, ये आपको पोल की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। यानी इक्वेटर से जो आपका वार्म करंट चलेगा पोल की ओर चलेगा, और पोल में आपका क्या है, ठंडा पानी रहता है, यहाँ पर कोल्ड पानी है। कोल्ड पानी का, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कि जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर का जो वेट है वो ज़्यादा होता है। कोल्ड वाटर आपका हैवी होता है, आपका वार्म वाटर का वेट कम रहता है, ठीक है, डिक्रीज़ रहता है। इस कारण से ठंडी जो धाराएं हैं, कोल्ड करंट, वो सिंक होती है, नीचे जाएंगी, वार्म करंट हल्की होंगी, ऊपर जाएंगी। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इंसुलेशन हेल्प करता है ओशन करंट के मूवमेंट में। यह हमने देखा। चलिए आगे देखते हैं अब और फैक्टर कैसे इफेक्टिंग करते हैं ओशन करंट को, ये समझते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगला बोला गया है विंड बहुत बेसिक है, समझते हैं कि जिस तरफ हवा चलेगा उस तरफ पानी का बहाव तेज होता है। यानी ओशन करंट उस तरफ तेज होंगे जिस तरफ पानी का फ्लो ज़्यादा होगा। ये बहुत बेसिक पॉइंट है। और विंड के कई टाइप होते हैं। प्रिवेलिंग विंड्स हम कहते हैं विंड्स को, जैसे कि उसमें हम बेसिकली नाम कहते हैं ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज का नाम देते हैं। ईस्टर्ली विंड कौन से होते हैं, जो ईस्ट की तरफ मूव करेगा। देन वेस्टर्ली विंड वे होते हैं जो कि वेस्ट की ओर आपका डायरेक्शन में चलता है। तो विंड एक मेजर फैक्टर है, एक मेजर प्राइमरी फोर्स है विंड ओशन करंट को कंट्रोलिंग करने में। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया है। देन अगला बोल रहा है ग्रेविटी। ग्रेविटी बहुत इजी है। आप देखिए यहाँ पर इक्वेटर के नज़दीक ग्रेविटी कम होता है, पोल पर ग्रेविटी ज़्यादा होता है। ग्रेविटी ज़्यादा है यहाँ पर, पानी आपका नीचे की ओर जाएगा। ग्रेविटी कम है, पानी आपका ऊपर की ओर जाएगा। इस तरह से मूवमेंट होता है वाटर का ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमने समझा। अब अगला पॉइंट देखते हैं कोरियोलिस फोर्स। पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ अ कोरियोलिस फोर्स। ये हम जानते हैं, मान लीजिए अर्थ है जो बीच से लाइन पास किया, इसे हम एक्सिस कहते हैं। ठीक है ना। एक्सिस क्या है, एक्सिस कोई लाइन नहीं होता है, हम इसे इमेजिन करते हैं, इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन। ठीक है, एक्सिस से काल्पनिक रेखा होता है। अब क्या जानते हैं हम लोग कि अर्थ जो है एक्सिस पर घूमता रहता है, तो अर्थ के रोटेशन के कारण से जो फोर्स डेवलप होता है डेट इज़ कॉल्ड अ कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, और इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, उसे कहा जाता है फेरल्स लॉ। फेरल्स लॉ एंड कोरियोलिस फोर्स दोनों ही सेम है। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ अ कोरियोलिस फोर्स, क्या बताएंगे। अर्थ के अपने एक्सिस पर रोटेशन होने के कारण जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसे हम कोरियोलिस फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कि जो कोरियोलिस फोर्स है ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, जानते हैं आप, नॉर्थ है और हमारा साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपका जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो आपका क्लॉकवाइज होता है। कैसा आपका होता है, डेट इज़ क्लॉकवाइज। और जब देखते हैं साउथ हेमिस्फीयर में ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो इसका जो घूमता है ना, तो इसे घूमने कारण से जो फोर्स डेवलप हो रहा है ये फोर्स अफेक्टिंग करता है ओशन करंट के मूवमेंट में। ठीक है, ये आपके फोर्स हैं जो कि अफेक्टिंग करेंगे ओशन करंट के मूवमेंट में। अगर मान लीजिए कि कोरियोलिस फोर्स नहीं होता तो जो पानी इक्वेटर से चलता है ऊपर की ओर, विंड जो आपका ओशन करंट चलेगा इक्वेटर से पोल की ओर, वो सीधा चलेगा, बिल्कुल उससे सीधा चलना चाहिए। यदि कोरियोलिस फोर्स अब्सेंट रहता है तो कोरियोलिस फोर्स लगने के कारण से जो विंड है आपका ओशन करंट या विंड, वो सीधे मूव नहीं करती हैं, वो अपने राइट और डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसलिए कोरियोलिस फोर्स को डिफ्लेक्टिव फोर्स भी नाम दिया जाता है। ये विंड को, करंट को अपने रूट से डिफ्लेक्ट कर देती है, विस्थापित कर देती है। इसलिए इसको विस्थापित बल या डिफ्लेक्टिव फोर्स का नाम भी देते हैं। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि कैसे ओशन करंट को इफेक्टिंग करता है क्या, कोरियोलिस फोर्स।
ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे ग्रेविटी काम करेगा, कैसे कोलिस फोर्स काम करेगा। इन सब के बारे में यहाँ पर जो आप नीचे देख रहे हैं पोर्शन, आपको इस वाले पार्ट में पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, समझाया हुआ मिला है कि बुक में समझाया गया कि कैसे ग्रेविटी ओशन करंट को इफेक्टिंग करता है, देन रेडिएशन सन का, विंड हो गया और कोलिस फोर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ज़रा यहाँ देखते हैं कि इस वाले पोर्शन में क्या समझाया गया है। जैसे कि जो वाटर डेंसिटी है, पानी का जो वज़न है, पानी के वज़न में डिफरेंस होने के कारण से भी आपका ओशन करंट मूव करता है, ठीक है। अब देखिए वर्ड यूज़ किया सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या होता है? जिस पानी में आपका नमक का, सॉल्ट का, सेलाइन का अमाउंट ज़्यादा होगा, वो आपका वाटर कैसा होता है? हैवी होगा, ठीक है। और जिस वाटर में सैलिनिटी कम होगा, नमक का मात्रा कम होगा, वो आपका जो वाटर है उसका वेट लेस होगा, कम होगा, ठीक है ना। अब देखिए कोल्ड वाटर क्या है? आपका कोल्ड वाटर का वेट ज़्यादा होता है, ज़्यादा वेट होता है कोल्ड वाटर का, और आपका जो वार्म वाटर का जो वेट है वो आपको कम दिखाई देता है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है? हम कब कह सकते हैं कि सेलाइन ज़्यादा है या सेलाइन कम है? आप एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर पर क्या है? टेम्परेचर हाई होता है, इक्वेटर पर टेम्परेचर हाई है, पोल पर टेम्परेचर कम है। इक्वेटर पर टेम्परेचर हाई होगा तो इक्वेटोरियल रीजन में इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो जब आपका एयर ऊपर जाएगा तो उसमें आपका जो सैचुरेशन एक पीरियड के बाद बहुत ज़्यादा होने के कारण से कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के कारण से इक्वेटोरियल रीजन में आपका रेनफॉल ज़्यादा होता है। और मैं समझाऊं आपको कि जिस एरिया में रेनफॉल ज़्यादा होता है वहाँ आपके पानी में सैलिनिटी का, नमक का मात्रा कम होगा, और जिस जगह पर रेनफॉल कम होगा वहाँ पर आपका सैलिनिटी ज़्यादा होगा। तो सैलिनिटी ज़्यादा है कि कम, उसके लिए रेनफॉल जिम्मेदार है, पहला पॉइंट ये हो गया। फिर हम देखते हैं कि जो सी है, ओपन सी है कि क्लोज सी है? क्लोज सी में आपका सैलिनिटी ज़्यादा होगा, ओपन सी में आपका सैलिनिटी हमें यहाँ पर कम नज़र आता है। समझ गए? तो ये सैलिनिटी कैसे ज़्यादा है, कैसे कम है, मैंने आपको समझा दिया। तो सैलिनिटी एक मेन इफेक्टिंग का काम करता है। सैलिनिटी जहाँ ज़्यादा होगा डेंसर होगा, ठीक है ना। लो सैलिनिटी आपका जो होगा पानी में वो आपका ऊपर की ओर जाएगा, और जहाँ डेंसर होगा, भारी होगा, आपको नीचे की ओर जाएगा। यहाँ लिखा भी हुआ है कि जो कोल्ड वाटर है वो डेंसर होता है, ठीक है। कोल्ड वाटर आपका क्या है? डेंसर है कंपेयर टू वार्म वाटर के, और डेंसर वाटर आपका नीचे जाएगा, वहीं पर आपका जो वार्म वाटर है वो आपका ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सैलिनिटी वो करंट के मूवमेंट में इम्पैक्ट करती है। समझ गए आप लोग? क्योंकि फैक्टर इफेक्टिंग से सवाल पक्का पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब देखते हैं टाइप ऑफ ओशन करंट कि कौन कौन से टाइप हो सकते हैं ओशन करंट के। तो ओशन करंट के मेनली डेप्थ के बेसिस पर दो पार्ट होते हैं, सरफेस करंट, डीप वाटर करंट। सरफेस करंट वे होते हैं जो मेनली आपके 400 मीटर की गहराई में पाई जाती है। समझ गए? 400 मीटर की गहराई में पाए जाएंगे। और जो 10% ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि जो आपका ओशन है, ओशन में जो 10% पार्ट है वाटर का, वो आपका सरफेस करंट होता है। और उसके बाद अगला आता है डीप करंट। नाम ही क्या? डीप यानी गहरा होगा, यानी कि आपका जो डीप बेसिन होता है, ठीक है, वहाँ आपको ये डीप वाटर करंट मिलेगा। 90% जो आपका पार्ट है ओशन वाटर का वो आपका डीप वाटर में होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखेंगे एक आपको वर्ड, ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिखाता हूँ मैं आपको कौन सा लाइन, एक सेकेंड। ये लाइन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए क्या लिखा है कि जो डीप वाटर सिंक इनटू द डीप ओशन बेसिन एट हाई एल्टीट्यूड, यानी कि जो आपका अधिक ऊंचाई है, अधिक ऊंचाई वाले एरिया में क्या होगा? टेम्परेचर कम होने के कारण से क्या है? डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो आपको वहाँ पर डीप वाटर करंट दिखाई देंगे। तो आपसे MCQ फॉर्म हो सकता है क्वेश्चन, समझिएगा, ध्यान देना यहाँ पर
कि आपसे यहाँ से MCQ फॉर्म हो सकता है कि हाई लैटिट्यूड में, ठीक है, हाई लैटिट्यूड में जो डीप ओशन करंट या डीप वाटर करंट पाए जाते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सही, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है तो आपको वहाँ पर डीप वाटर करंट ज़्यादा नज़र में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। आगे हम समझते हैं अब कि जो ओशन करंट है, ओशन करंट को हम टेम्परेचर के बेसिस पर भी डिवाइड करते हैं दो में, कोल्ड करंट, वार्म करंट। ठीक है, अब देखिए आपको कोल्ड करंट कहाँ मिलेगा, जो लो और मिडल लैटिट्यूड है वहाँ पर आपको वेस्टर्न पार्ट मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैप के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैप समझना काफ़ी इजी रहता है। आप अगर पिक्टोग्राफिक स्टडी करते हैं तो आप लॉन्ग टाइम तक या लंबे समय तक आप चीज़ों को मेमोराइज कर पाएंगे। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारने बैठेंगे तो आप एक पॉइंट रखेंगे याद, आप सेकंड पॉइंट भूल जाएंगे। तो समझना है, ऐसे भी ज्योग्राफी इज़ अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। ठीक है, ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, आप इसको रट्टा नहीं मार सकते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, कोल्ड करंट आपको कहाँ मिलेगा, जो आपका लो एंड मिडल लैटिट्यूड है। देखिए पहला पॉइंट समझिए कि आपको दिखाता हूँ मैं, रुकिए एक मिनट, ये हमारा इक्वेटर हो गया, यहाँ से पास करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इक्वेटर हो गया। ये क्या बोलेंगे, डेट इज़ अ लो एंड मिडल लैटिट्यूड। ये देखिए जो मैंने रेड किया है उससे आप ध्यान रखिएगा कि वो लो एंड मिडल लैटिट्यूड है। उसके बाद जिसको मैं पर्पल से कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट आप इसको हाई मानिएगा। ठीक है, हाई मानिएगा। तो कोल्ड करंट की अगर हम बात करते हैं तो कोल्ड करंट क्या है, जो लो और मिडल लैटिट्यूड है आप उसको उन जगह पर आपको वेस्ट की तरफ, यानी कि आपको वेस्ट में मिलेगा कोल्ड करंट। किस रीजन में, लो एंड मिडल लैटिट्यूड में, समझ गए। उसके बाद जो हाई लैटिट्यूड है, हाई लैटिट्यूड में आपको ईस्ट की ओर मिलेगा, हाई लैटिट्यूड में। ठीक है, जो आपका हाई लैटिट्यूड है आपको ईस्ट की ओर मिलेगा, कौन, कोल्ड करंट। ठीक है, आप पहले समझिए थ्योरी, फिर आपको मैं दिखा दूंगा मैप में भी कि कैसे इसको मैप में ड्रॉ किया जा सकता है और मैप में से कैसे समझाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको वार्म करंट कहाँ मिलेगा। तो वार्म करंट आपको जो लो एंड मिडल लैटिट्यूड है, ठीक है, वहाँ आपको ईस्ट में मिलेगा। तो आपसे पूछेगा MCQ में कि जो ईस्ट कोस्ट है, तो लो एंड मिडल लैटिट्यूड में आपको क्या मिलेगा, वार्म करंट मिलेगा। ठीक है ना। अब फिर देखिए जो आपका हाई लैटिट्यूड है, आपको इसके वेस्ट कोस्ट पर आपको वार्म करंट मिलेगा। ठीक है, रखिएगा याद, आपको वार्म करंट कहाँ मिलेगा, लो एंड मिडल लैटिट्यूड के ईस्ट में मिलेगा और हाई लैटिट्यूड के आपके वेस्ट में मिलेगा। ठीक है, अब समझते हैं इसको विथ दिस मैप। इस मैप में आपको समझाया गया अच्छे तरीके से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए कि जो ब्लू में है, जो ब्लू विंड चल रहा है, डेट इज़ अ कोल्ड करंट। और जो आपका रेड में जो आपका रेड में है उसे हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो आपका वार्म करंट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर कि विंड का डायरेक्शन एक जैसा नहीं है, ये आपको ऐसे दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये आपको ऐसे दिख रहा है, फिर ऐसे घूम गया है। यानी क्या देख रहे हैं आप, इससे क्या समझे आप कि जो विंड का जो ओशन करंट है आपका, ये आपका सर्कुलर होता है। समझ गए, सर्कुलर होता है आपका ओशन करंट, पहला पॉइंट है। और आप देखेंगे विंड का डायरेक्शन है, विंड का डायरेक्शन है, यानी कि आप पहले समझिए, एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, फिर आप समझ पाएंगे कि किस रीजन में वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, कहाँ आपका वेस्ट की ओर जा रहा है। ये देखिए हमारा ग्लोब हो गया, ये रीजन बांटिए, ये बांटिए। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक ये पार्ट हमारा हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोल सकते हैं यहाँ पर। तो क्या देखोगे जो ट्रॉपिकल जोन है, आपको यहाँ पर ईस्टर्लीज विंड मिलता है। ईस्टर्लीज विंड यानी आपका विंड का दिशा ऐसे होगा, ठीक है ना, ईस्ट की ओर होगा। आप ध्यान दीजिए, एक बार रुकिए, एक सेकेंड।
ठीक है। अब ध्यान देना, ईस्टर्लीज क्या है, आपका विंड ऐसे आ रहा होगा, ईस्ट की तरफ से आपका विंड आ रहा होगा। व्हाट इज़ वेस्टर्ली, आपका विंड ऐसे जा रहा होगा। यानी कि जो आपका लो एल्टीट्यूड है वहाँ आपका ईस्टर्लीज विंड के इफेक्ट में होगा करंट, और आपका जो मिडल लैटिट्यूड है वहाँ आपका वेस्टर्लीज के इफेक्ट में आपका करंट होगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी के ही बेस्ड पर सॉरी, इसी के ही वेस्ट पर आप देख रहे हैं यहाँ पर करंट घूम रहा है, और ये देखिए करंट यहाँ पर आपका सर्कुलर घूम रहा है। ठीक है ना, रखिएगा याद कि करंट आपका सर्कल में घूमता है, और सर्कलिंग घूमने का कारण क्या है, आप पहले मैं आपको ऊपर समझाया था। पहला कॉरियोलिस फोर्स, पहला पॉइंट। सेकंड क्या है, आप देखेंगे कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ठीक है, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपका लैंड पोर्शन ज़्यादा है। लैंड पोर्शन ज़्यादा होने के कारण से अब इन रास्तों में क्या है, अब इन रास्तों में विंड के रास्ते, करंट के रास्तों में रुकावटें आती हैं, और जहाँ पर रुकावटें होंगी, मान लीजिए यहाँ को सीधा जाना था, आगे यहाँ लंदन दिख रहा है आपको, तो यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक यहाँ चली गई, एक यहाँ मुड़ के आ गई। तो क्या हुआ, कॉरियोलिस फोर्स और लैंड मास ज़्यादा होने के कारण से डिफ्लेक्टिंग होता है आपके करंट का। ठीक है, सदर्न वाले पार्ट में आपको यहाँ पर लैंड फॉर्म्स कम दिखाई देंगे, इसलिए यहाँ पर बहुत तेज़ में क्या है, आपको यहाँ पर विंड चलता हुआ नज़र आएगा, बहुत फास्ट जो है ये। इस कारण से क्या देखेंगे कि आपका जो इस रीजन में एवोपरेशन ज़्यादा होगा। ये पर्सन ज़्यादा क्यों होगा, सिंपल चीज़ है। अब मान लीजिए ये आपका वाटर है, यहाँ से बहुत फास्ट चल रहा है विंड, तो दोनों में फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होने के कारण से क्या होगा, फ्रिक्शन होने के कारण से जो पानी का भाप बनेगा, पानी टेम्परेचर हाई होगा, भाप बनेगा, तो आपका इस रीजन में बारिश भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर लैंड मास नहीं है तो आपका ओशन करंट बहुत फास्ट मूव करेगा, लैंड मास है तो वो आपके ओशन करंट के रूट को डिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, इनमें कुछ आपके इंपॉर्टेंट ओशन करंट हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। जैसे कि देखिए, गल्फ़ स्ट्रीम भूलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि गल्फ़ स्ट्रीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है गल्फ़ स्ट्रीम को, रखिएगा याद। फिर आप देखिए ओयोशिवो, किरोशिवो, सवाल आना तय है। देन आप पेरू देखिए, पेरू को ही, ठीक है, रखना याद, आपको कभी कभार पेरू ना देकर हम्बोल्ट करंट दे देगा। पेरू करंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हम्बोल्ट करंट, ब्राज़ील करंट, ठीक है ना। देन आप देखेंगे लेब्राडोर करंट। लेब्राडोर करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लेब्राडोर करंट आकर मिक्स होता है आपके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से, तो जो ये वाला रीज़न है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो ये रीज़न है वहाँ पर आपका फिशिंग ज़्यादा होता है। हम जब इम्पैक्ट पढ़ते हैं ओशन करंट के, हम उसमें ये भी देखते हैं कि जब कोल्ड करंट मिक्स होता है आपके वार्म करंट से, तो वहाँ पर फॉग बनता है, क्रिएट होगा, पहला पॉइंट। देन आपका वो फिशरीज़ का जोन बन जाता है, ठीक है, फॉग होगा, देन आपका फिशरीज़ का जोन ज़्यादा बन जाता है। और जहाँ पर दोनों ही यानी कोल्ड करंट वार्म करंट आपस में आएंगे, तो उस रीजन में जो नेविगेशन है, ठीक है, जो नेविगेशन है, नेविगेशन थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि फॉग बनेगा तो विजिबिलिटी लो हो जाएगा, इस कारण से। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक में, ओशन करंट में। इससे बाहर सवाल नहीं जाता है एग्ज़ाम्स में, आपसे फैक्टिंग पूछते हैं, फैक्टर कौन से हैं, ओशन करंट होता क्या, टाइप और इम्पैक्ट, ठीक है, और मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो कैसा लगा क्लास आप लोगों को, आप रिकमेंड कीजिएगा, और आपके रिकमेंड के बेसिस पर ही मैं आगे फर्दर क्लास बना दूंगा टॉपिक वाइज। तब तक के लिए थैंक यू।